हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर जो कि आपका नेचुरल वेजिटेशंस इन इंडिया। इंडिया के ही अंदर आप हर चीज़ ज्योग्राफी की पढ़ रहे हो 10th क्लास के अंदर। तो इसके बारे में हम लोग पूरा चैप्टर देखेंगे। आगे मेरी ऑडियो आपको सुनने को मिलेगी जिससे आप आराम से हर चीज़ समझ पाओगे, क्योंकि मतलब वीडियो से उतना हर चीज़ आ नहीं पाता है, तो ऑडियो में हर चीज़ कवर हो जाती है। थोड़ी सी लंबी रहेगी और आप सुनना हर चीज़ उसमें, तो आपको एक एक चीज़ उसमें से अच्छे से समझ आ जाएगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपनी ऑडियो में। थैंक्स। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। और मैं भी बहुत अच्छा सा हूँगा। और अब हम लोग देखेंगे अपने ज्योग्राफी वाले पार्ट का एक नया चैप्टर जो कि है नेचुरल वेजिटेशंस ऑफ इंडिया। और हम लोग ने इससे पहले एक चैप्टर और कंप्लीट कर चुका है सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में। और आज हम लोग देखेंगे दूसरा चैप्टर और उसके बाद कुछ 3 चैप्टर और देखेंगे। अपना सिलेबस यहाँ पे फिर कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। नेचुरल वेजिटेशन मतलब होता है, सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन का मतलब समझ लो। नेचुरल वेजिटेशन मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट कम्युनिटी बहुत बढ़ गई हो और उसको बहुत सालों से ह्यूमंस के द्वारा छुआ ना गया हो। ऐसी कम्युनिटी पेड़ की जहाँ पे वो अपने आप उगती चली जा रही हो, लेकिन उसको अनटच बाय ह्यूमंस, ह्यूमन उसको कुछ छुए हुए ना हो, वो अपनी तरफ से बढ़ती चली जा रही हो। ठीक है। तो इंडिया में ऐसा बहुत सारे आपको 4 तरीके के टोटल फॉरेस्ट मिलेंगे। बेसिकली फॉरेस्ट के बारे में बात होगी, 4 तरीके के फॉरेस्ट दिखेंगे। और बायोडाइवर्सिटी है, मतलब यहाँ पे बहुत तरीके के प्लांट, वैरायटी ऑफ प्लांट पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना किंगडम, तो हम जानते हो प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ये किस वजह से है? 5 फैक्टर पे ये डिपेंड करता है: टेम्परेचर, सनलाइट, सॉइल, रिलीफ और प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर जितना मतलब बढ़िया रहेगा, मॉडरेट रहेगा, उतना प्लांट को उगने में बहुत अच्छा होता है। कि देखो ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर गर्मी होगी तो प्लांट सारे झुलस जाएंगे, उसको सही से हाइड्रेटेड नहीं रह पाएंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है सनलाइट आपका। सनलाइट वही है कि मतलब जितनी अच्छी सनलाइट मिलेगी उतना अच्छा पेड़ उगेगा। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट होगी तो फिर प्लांट ख़राब हो सकते हैं उसे, और बहुत कम सनलाइट मिलेगी तो वो भी प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। प्रेसिपिटेशन मतलब कि अब ये आप समझ सकते हो, एक एक पॉइंट आपको डिफाइन करो। प्रेसिपिटेशन मतलब ये है कि अगर बारिश अच्छी होगी तो प्लांट भी अच्छे उगेंगे। जैसे ही आप समझ सकते हो कि जब बारिश वगैरह होती है तो सारे जितने भी पेड़ रहते हैं आपके आस पास हो या पार्क वगैरह में हो, कभी जाके देखना तो वहाँ पे सारे प्लांट और घास वगैरह अच्छे से उग जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन उनको बहुत अच्छे से मिल जाती है। काफ़ी बहुत अच्छा उनको एक मतलब ग्रोथ का एक अच्छा फैक्टर मिल जाता है। ठीक है। अब तो लास्ट पार्ट है आपका सॉइल। सॉइल से ये समझ सकते हो आप कि जैसे जैसे सॉइल चेंज होती जाती है वैसे वैसे प्लांट अलग अलग उगते चले जाते हैं। जिस सूटेबल, देखो पेड़ जो होते हैं जो उनको सॉइल कंफर्टेबल लगती है वहाँ पे उगते चले जाते हैं। तो जहाँ जहाँ वेरी करती है इंडिया के अंदर सॉइल, वहाँ वहाँ अलग अलग टाइप के आपको पेड़ मिलते चले जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है। बहुत तरीके के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हर जगह 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 पे कुछ ना कुछ मिट्टी थोड़ी चेंज होती रहती है। 5वां पॉइंट है रिलीफ। रिलीफ मतलब कि ये समझ सकते हो कि वो अलग अलग तरीके के जो पेड़ वगैरह उगते हैं उनके बारे में है। ठीक है। अब देखो नेचुरल वेजिटेशन कैसे कैसे डिवाइडेड है कितने फॉरेस्ट में। देखो पहला है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, और फिर है ट्रॉपिकल डेजर्ट, और ट्रॉपिकल और माउंटेन वेजिटेशन। ये 4 से 5 है, उसमें आगे भी पता लगेगा। पहला पॉइंट हम लोग फटाफट देखते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इसको दूसरा भी नाम से जाना जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग अपने पत्तियां झड़ती नहीं है इनकी जल्दी, ये अपनी पत्ती शेड नहीं करते ये पेड़, ये हमेशा बरकरार रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं चाहे जो सा टेम्परेचर हो। यहाँ पे बारिश बहुत ही हैवी होती है, 200 सेंटीमीटर और कभी कभार अबव भी हो जाती है इससे। तो और यहाँ पे जो पेड़ मतलब जैसे होता है 60 मीटर तक की पेड़ हाइट अटेन कर लेते हैं। 60 मीटर बहुत होता है, 60 मीटर। और उसकी सबसे हाईएस्ट पेड़ 60 मीटर, उससे नीचे फिर आओ तो 50 फीट पे आ जाते हैं, 15 मिनट पे। मतलब हर लेयर बाय लेयर पेड़ ही पेड़ रहते हैं, पेड़ ही पेड़ रहते हैं। तो आप अगर जैसे वहाँ जाके खड़े हो गए तो आपको ढंग से धूप नहीं दिखाई देगी, इतना घना रहता है।
तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहीं पे पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स के साइड पाए जाते हैं। ये आपका ये वाली जो गुजरात साइड की पूरी एक पतली सी स्ट्रिप है वहीं पे पूरे पाए जाते हैं ये सारे, ठीक। और ये आसाम में पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट कवर करते हैं, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और उड़ीसा में भी इनके कुछ थोड़ा सा इफेक्ट देखा गया है कि वहाँ पे भी ये फॉरेस्ट पाए गए हैं। प्रोमिनेंट स्टेट्स इनके आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ही है बस, और वेस्टर्न घाट्स का पूरा साइड। इंपॉर्टेंट ट्रीज यहाँ के हैं रोजवुड, महागोनी, रबड़, सिंचोना, शीशम, ये सब यहाँ पे बहुत अच्छे से उगते हैं। देखो यहाँ से लाना तो मतलब पेड़ वगैरह हैं यहाँ पे, लेकिन वहाँ से लाने का बड़ा दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो इतना घना रहता है, वहाँ पे जाने आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पे, ठीक है। अब देखो इबोनी है, फटाफट बताता जा रहा हूँ। इबोनी ट्री है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये बहुत नमी होती है तब भी इससे आग जल जाती है, इसलिए बहुत अच्छी लकड़ी होती है ये। महागोनी होती है आपको फर्नीचर वगैरह बनाने में। रोज़वुड भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैवी होती है, इसको भी फर्नीचर फ्लोरिंग वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। रबड़ से आप जानते हो आपका रबड़, वो जो रबड़ का पेड़ होता है उसी से रबड़ निकाल निकाल के बनाया जाता है, वही है। और सिंचोना मेडिसिनल प्लांट होता है, इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और ये इसकी लीव्स स्पेशली मलेरिया को ट्रीट करने में बहुत हेल्प करती है। लास्ट है आपका शीशम। शीशम तो बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है फर्नीचर में, एंटी मतलब दीमक वगैरह इसमें नहीं लगती हैं ज़्यादा, और टर्माइट्स फ्री रहती हैं ये लकड़ी, तो इस पे इसीलिए ज़्यादा इसे प्लाईवुड और आपका सारा वो फर्नीचर वगैरह ही तैयार किया जाता है। अब दूसरा है देखो हमारा ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसीडियस मतलब एक बार ही अपनी कभी ना कभी पत्तियाँ झड़ते ही हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो वो होती है सारी, ये समझ सकते हो, रेनफॉल होती है 100 to 200 सेंटीमीटर के बीच में। देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में हो रही थी 200 या 200 से ऊपर, डेसीडियस में होती है 100 से और 200 के बीच में, ठीक है। जब तक ड्राई सीजन रहता है तो ये सारे फॉरेस्ट मतलब अपनी सारी पत्तियां झड़ा देते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। जब बारिश होती है वापस न्यू पत्तियां आ जाती हैं। शीशम, सैंडलवुड, टीक, साल, ये सब यहाँ पे बहुत कॉमन ट्रीज पाए जाते हैं, और बैम्बू भी बहुत ही जगह, ये बैम्बू भी हर जगह ये इस फॉरेस्ट में पाया जाता है अच्छे से। कहाँ कहाँ पे है? हिमालयन रीजन पे है, फुट हिल्स पे थोड़ा सा पहले, झारखंड में, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, मतलब वेस्टर्न घाट है उसके जो देखो एक साइड है। देखो अब आप, मेरी तो यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब भी पढ़ो तो आप मैप लेके ज़रूर पढ़ो, क्योंकि इंडिया के बारे में पढ़ रहे हो। तो ये जो गुजरात वाली जो लाइन होती है, मैप ज़रूर उठा के देखो। गुजरात वाली जो लाइन है, जो सी के साथ जो लाइन है यहाँ पे, गुजरात से नीचे पूरी जो चलती चली आई है, इसका जो ये लैंड वाला साइड है, देखो एक तरफ से विंड आती है, यहाँ से पूरी बारिश आती है, वेस्टर्न घाट से थोड़े थोड़े अप हिल्स टाइप है, तो यहाँ पे पूरी बारिश हो जाती है। और जब आगे जाते हैं तो फिर क्लाउड्स के अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं बचता, तो वो थोड़ा सा आगे जाके अपना बाकी पानी गिरा देते हैं, तो वो आपका ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट बन जाते हैं, मतलब जहाँ पे बारिश कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे वो सारे आपके सैंडलवुड और वो सब पेड़ों के बारे में, सैंडलवुड तो चंदन, और स्वीट स्मेलिंग टिम्बर होता है, मतलब इससे अगरबत्ती वगैरह मेडिसिनल प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट और सोप्स, परफ्यूम्स, ये सब बनाया जाता है। और आपका है टीक वुड आउटडोर फर्नीचर बनाने के लिए बहुत काम आता है, और इंडोर फ्लोरिंग और फर्निशिंग करने के लिए भी बहुत काम आता है। और साल जो लकड़ी होती है बहुत ही मजबूत होती है ये। तो पहले के टाइम में जो रेलवे के जो ट्रैक में आप नहीं देखो स्लीपर्स बनाए जाते थे, रेलवे ट्रैक रहता है उसके नीचे स्लीपर्स, अब तो कंक्रीट के हैं, पहले के टाइम में ये साल लकड़ी से ही बनता था, ठीक है। और बैम्बू तो आपका बहुत मतलब कॉमनली यूज जगह है, हर जगह उससे कुछ ना कुछ मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बहुत यूज़ किया जाता है, फर्नीचर्स के लिए, पेपर वगैरह बहुत बनाया जाता है इनसे। और आपका बैम्बू शूट जो होता है वो ऐसे पांडा जैसे जानवरों के लिए एज अ फॉडर काम आता है। फॉडर समझते हो, जैसे मतलब उनके खाने पानी का। तो आपका ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट है, बहुत ही जगह फैला रहता है। इंडिया मैप में हम जरूर अपनी बुक ज़रूर साथ में रखें ना, ठीक है। अब देखो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है, ये वो वाले देखो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक मॉइस्ट वाले जहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होती है, एक ड्राई वाला जहाँ पे थोड़ी सी कम बारिश होती है।
तो कम वाले में 70 to 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है, और ये बिहार और उत्तर प्रदेश का पूरा पार्ट कवर करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन समझ सकते हो। और यहाँ पे वही सारी टीक, साल, पीपल, नीम तरह के पेड़ पाए जाते हैं। और ये जो सारे फॉरेस्ट रहते हैं, यहाँ पे कल्टीवेशन भी की जा सकती है, खेत वगैरह भी उगाए जा सकते हैं, और जानवरों को ग्रेजिंग भी कराई जा सकती है। खेत चरवाना मतलब मतलब ये समझ सकते हो, जानवर जैसे खेत में जाके या जहाँ घास उगी रहती है वहाँ पे जाके खाना खा लेते हैं, वैसे ही। अब आते हैं अपना थर्ड टॉपिक, जो कि है ट्रॉपिकल डेजर्ट। ट्रॉपिकल डेजर्ट वो वाली जगह होती है जहाँ पे आपका बारिश ही 70 सेंटीमीटर से बहुत कम हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे बारिश कम हुई होती है, इस वजह से थॉर्नी प्लांट्स उगते हैं, और समझ सकते हो आप जहाँ जिन वो वाले प्लांट्स उगते हैं जिनको पानी की बहुत कमी होती है। वो कौन कौन से हैं? बबूल है, अकाशिया है, कीकर है, वाइल्ड पाम है, और यहाँ पे इसी इसी तरह ये सब थॉर्नी प्लांट्स होते हैं, तो यही सब उगते हैं यहाँ पे, ठीक है। और द मेन फीचर ऑफ थॉर्नी आर, थॉर्नी ट्रीज ये क्या करते हैं, इनकी लॉन्ग रूट रहती है, जब भी कभार बारिश होती है तो पानी इनके अंदर स्टोर रहता है धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे अपना पानी लेते चले जाते हैं। कौन सा पार्ट कवर करते हैं ये? राजस्थान, गुजरात में इनका पूरा पार्ट कवर है, पंजाब का थोड़ा सा, हरियाणा का थोड़ा सा, और जो ड्राई पार्ट है मध्य प्रदेश के, जो इस साइड है आपका राजस्थान साइड के, जो मध्य प्रदेश का पार्ट है, वो थोड़ा सा ट्रॉपिकल डेजर्ट में आता है, ठीक है। बबूल की पत्तियाँ बहुत मेडिसिनल प्लांट मतलब मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाने में बहुत काम आती हैं, और इनके सारे मतलब बहुत सारे इनके फ़ायदे रहते हैं। तो अब देखो, कोई सा भी फॉरेस्ट हो, कोई सा भी पेड़ हो, उससे कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो रेगिस्तान जैसी ही जगह में क्यों ना उगा हो, कुछ ना कुछ उससे मिलता ही है। डेट पाम होता है, खजूर, आपका खजूर का पेड़ ईडेबल फ्रूट होता है, मीठा अच्छा सा होता है, तो वो भी यहाँ पे उगता है, आराम से अपना उगता चला जाता है। पाम ऑयल जो होता है, पाम ऑयल है ना, पाम ऑयल होता है, ऐसे ही बनाया जाता है उसको, वो भी यहाँ पे उगता है, और उससे टॉडी वगैरह बनाई जाती है, और उससे ऑयल भी निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे पेड़ों की बात हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना चौथा, स्वैम्पी फॉरेस्ट। स्वैम्पी फॉरेस्ट को एकदम छोटे में ही बता के निकल जा रहा हूँ मैं, बहुत आराम से, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। स्वैम्पी फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पे मतलब जो नदी की शाखाएं होती हैं, या जहाँ पे डेल्टा होता है, डेल्टा थोड़ा सा कीचड़ वगैरह ज़्यादा होता है, वो वाले सारे आपके पार्ट्स रहते हैं। सुंदरबन बहुत फेमस है स्वैम्पी फॉरेस्ट के लिए, जहाँ पे टाइगर्स आपके पाए जाते हैं, तो सुंदरबन में ही ये सब उगते हैं, सुंदरबन में ही ऐसे इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये जो आप समझ सकते हो, ये जो डेल्टा रीजन होता है ना, डेल्टा मतलब बोलते हैं रिवर की शाखाएं, तो वही चीज़ है, वहीं पे ये सारे फॉरेस्ट इनहेबिटेड है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है? डेल्टास ऑफ गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, मतलब ये सारी वही वही जो आपको भी बताया, सारी नदियों के डेल्टा पे साइड एंड पॉइंट में पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्री है? सुंदरी है, और भी तरीके के हैं, सुंदरी है, बरगीरा है, सुनेरेटिया है, अगर है, भेंडी है, केवरा है, नीपा है, अमुर है, केन है, पाम है, ये सारे पाए जाते हैं। और एक स्पेशली पेड़ होता है मैंग्रोव का पेड़। मैंग्रोव का पेड़ क्या होता है? यहाँ पे देखो पानी हर टाइम मौजूद रहता है, तो यहाँ की रूट्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पानी मिलने से रूट्स ख़राब भी हो सकती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये पेड़ अपनी रूट्स बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर से अपना ऑक्सीजन वगैरह लिया करते हैं, तो एक स्पेशल पेड़ यहाँ पे उगता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा स्वैम्पी फॉरेस्ट हो गया। अब आते हैं लास्ट आपका माउंटेन वेजिटेशन। माउंटेन वेजिटेशन समझ सकते हो, जहाँ यहाँ पे सारे वो कोन शेप के प्लांट, कॉनिकल फॉरेस्ट या इसको कह सकते हो आप, ये सारे हिमालयन रीजन में पूरा पाया जाता है, और कुछ पार्ट ये कवर करते हैं वहाँ का भी, आप समझ सकते हो आसाम साइड का। तो यहाँ पे इनका मतलब पूरा वो पाया जाता है वेजिटेशन, यहाँ पे इस तरह के पेड़ बहुत मिलते हैं, कोन स्पाइक्स टाइप के होते हैं, आपने देखा होगा बहुत जगह। तो हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं यहाँ के ब्लू पाइन, सिल्वर फर, सीडार, देवदार, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रीज है। इसमें से ओक वाला जो पेड़ होता है वो मतलब हार्ड और टफ होता है, और इसको मतलब टूल्स बनाने में कभी कभार, और फायरवुड, पिलर, ये सब बनाने में बहुत यूज़ किया जाता है ओक के पेड़ का, ठीक है। और पाइन जो होता है, पाइन आपका बनाया जाता है, पाइन जो पेड़ होता है, पाइन से बनाया जाता है वुड वुड
पल्प निकाला जाता है और इसके स्पेशल तरीके से इसको प्रोसेस करके इसके ऑर्नामेंटल यूज़ भी बहुत होता है इस पेड़ का, पाइन ट्री का, ठीक है। और जो सिल्वर फर होता है, तो अभी आपको बताया सिल्वर फिर एक पेड़ होता है, तो ये यहाँ पे किस लिए यूज़ होता है, पेपर मेकिंग के लिए यूज़ होता है और क्रेट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। बहुत मजबूत नहीं होती लकड़ी, सॉफ्ट होती है। देवदार जो होता है पेड़ वो बहुत अच्छा होता है, इसमें से सबसे अच्छा वही था और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, दीमक वगैरह नहीं लगती, रॉट रेजिस्टेंट रहता है, सड़ता नहीं है जल्दी और हाई पॉलिश करने के मतलब पॉलिश कर दो इस पर तो बहुत दिन तक पॉलिश रहती है। तो जब ब्रिटिश का टाइम था तब तक, जब ब्रिटिश का टाइम था तो ये सब बहुत यूज़ किया जाता था देवदार, और ये हिमालयन रीजन से ही इम्पोर्ट कराया जाता था, मंगवाया जाता था वहीं से, ठीक है। अब नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ ये आपका फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट देखो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हमने इसको कंजर्व करके नहीं रखा तो देखो ऐसी दिन ब दिन, पहले था 22% हमारे देश में है फॉरेस्ट कवर पूरा, अब धीरे धीरे वो रिड्यूस हो गया, 21% हो गया। 1% कम होना बहुत बड़ी बात रखता है। देखो अब इसके बहुत सारे प्रोडक्ट भी निकलते हैं, मेजर प्रोडक्ट तो लकड़ी ही नहीं होती, बहुत भी होता है इसमें, जैसे डाई बनाना, ऑयल निकालना, गम्स निकलते हैं उससे, फाइबर्स निकलते हैं, पत्तियां बहुत काम आती हैं, ड्रग्स बनाना, मेडिसिन्स बनाना, स्पाइसेस मिलते हैं, और भी जानवरों के लिए खाना, ये सब फॉरेस्ट की मतलब इनडायरेक्ट प्रोडक्ट है, जो इनडायरेक्टली माइनर प्रोडक्ट जो अदर देन लकड़ी हमको मिलता है। इनडायरेक्ट यूजेस ऑफ फॉरेस्ट में आप ये समझ सकते हो कि देखो अगर ये रहता है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल कंट्रोल, सॉइल इरोजन समझ सकते हो ना, सॉइल वाले चैप्टर में मैंने बताया, जाके उसको देख लेना। तो ये मिट्टी को अच्छे से होल्ड किए रहते हैं तो इनकी सॉइल इरोजन नहीं हो पाती पूरे ऑल ओवर द, देखो हर पार्ट में तो फैले हुए हैं सारे फॉरेस्ट, तो जब तक अच्छे से मिट्टी पकड़े रहेंगे तो फिर सॉइल हटती नहीं है। फिर फ्लड कंट्रोल, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ रहेंगे उतना, देखो पेड़ जितने ज़्यादा खड़े रहते हैं ना उतना बाढ़ आने की बहुत कम, आ भी गई तो फॉरेस्ट तक ही सीमित रह जाती है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। और सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, देखो अब ये जो पेड़ होते हैं ज़्यादा मतलब खाद वगैरह ये सब नहीं चूसते, और ये भी समझ सकते हो आप कि इनको बहुत ज़्यादा तुम्हें मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इनकी बहुत देखभाल करो, ऐसा कुछ नहीं। ये थोड़े से ही अपना ड्राई भी मिट्टी होगी तो भी चल जाएंगे, तो जो फर्टिलिटी रहती है वो बची की बची रह जाती है और इंक्रीज ही करा देते हैं ये लोग, और कम नहीं हो पाती उससे, तो सॉइल के अंदर फर्टिलिटी भी उनकी बची रहती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, कंट्री की इकोनॉमी में बहुत मदद करते हैं। अब देखो जितना ज़्यादा फॉरेस्ट होगा उतना ज़्यादा लकड़ी मिलेगी, उससे उतना ज़्यादा उसका बाय प्रोडक्ट मिलेगा, तो उससे कंट्री को ही और लोगों को ही फ़ायदा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे इंडिया में UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम भी बनाया गया, और गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ध्यान देती है। एक और ऑर्गेनाइजेशन है शायद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। तो ये सारे जो ये रहते हैं मतलब सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट के अंदर क्या चल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सब देखते रहते हैं कि क्या फॉरेस्ट के अंदर कोई कमी तो नहीं आ रही है, क्या हम बहुत ज़्यादा तो पेड़ नहीं काट रहे, और नेचुरल हेरिटेज तो बहुत ख़राब नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ को लेकर वो लोग बहुत काम करते हैं, मिनिस्ट्री पूरी बनी हुई है इसके ऊपर। और मेन इनका मुद्दा रहता है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब होता है प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, जितना हो सके आप जितना पेड़ काट रहे हो उससे ज़्यादा उगा दो उसको, तो इसके ऊपर भी वो रेगुलरली ध्यान करते हैं। इसी चैप्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था उत्तराखंड के अंदर 1980 में, कि जब पेड़ बड़े कट रहे थे तो चिपको मूवमेंट लगाया गया था, बनाया गया था। उतने टाइम उत्तराखंड की लेडीज़ ने क्या किया था कि वहाँ पे बहुत मैसिव डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, तो वहाँ की लेडीज़ पेड़ के साथ चिपक कर खड़े हो गए थे और कह रहे थे कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, काटना होगा तो तुमको हमसे काट के इसको काटना पड़ेगा, मतलब हम खड़े रहेंगे तब हमारी जान जाएगी, तब ये पेड़ कटेगा। तो ऐसा मूवमेंट भी चलाया गया, क्योंकि ये मूवमेंट औरतों के थ्रू इसलिए लिया गया था क्योंकि सबसे ज़्यादा मैस इफेक्ट, मतलब इस पेड़ों को काटने से जितना इफेक्ट औरतों को पड़ा था उससे ज़्यादा किसी को नहीं पड़ा था, इसीलिए औरतों ने ही आगे कदम बढ़ाया अपना, ठीक है। और यहाँ पे ही आपका चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए अभी के लिए थोड़ा सा रेस्ट। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।